नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका किसानी दिन भर में। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज खबरों में सबसे पहले बात करेंगे सोयाबीन को लेकर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सोयाबीन के दाम को लेकर लगातार संग्राम मचा हुआ है। उचित दाम न मिलने की वजह से फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हैं, जिसके मुआवजे को लेकर लगातार किसान सड़क पर डटे हुए हैं। इस बीच आपको बता दें कि जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है वो यही कि सोयाबीन को लेकर, ये बड़ी खबर, सोयाबीन को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। ये बड़ा फैसला तब हुआ जब देश में सोयाबीन के गिरते दामों को लेकर देश भर में घमासान मचा हुआ है। मसलन बीते रोज ही मध्य प्रदेश के अशोकनगर में किसानों ने सोयाबीन की अर्थी निकालकर गिरते दामों पर मातम मनाया था। हालांकि इसी बीच मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में देश में नंबर 1 की पोजीशन कब्जाने में कामयाब हुआ है। सोयाबीन पर घमासान से जुड़ी इस लंबी भूमिका के बाद सोयाबीन पर हुए फैसले की बात करते हैं। असल में केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना में पीएसएस यानी कि मूल्य समर्थन योजना पर सोयाबीन की खरीद करने का ऐलान किया है। इसमें एमएसपी पर सोयाबीन की खरीद सुनिश्चित हो सकेगी। लेकिन इस सरकारी ऐलान के बाद सोयाबीन पर मध्य प्रदेश और राजस्थान में जारी घमासान और तेज होने की उम्मीद है। मसलन महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में सोयाबीन के दाम बढ़ाने के प्लान पर सरकार ने ऐलान किया है। लेकिन सवाल यह है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में सोयाबीन के गिरते दामों का समाधान क्या होगा। इसको लेकर किसान काफी ज्यादा चिंतित हैं। तो बता दें कि सोयाबीन पर जारी घमासान की पूरी कहानी ये है कि सोयाबीन उत्पादन में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक की हिस्सेदारी। साथ ही बता दें कि जिस तरीके से लगातार किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है, इस बीच सरकार ने कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी कि सरकार इस और कितना ध्यान देती है और किसानों का जो विरोध प्रदर्शन है वो कब तक जारी रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। देखिए, देश भर के कई राज्यों में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते बाढ़ जैसे हालात बने हुए। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि बारिश की वजह से कोहराम मचा हुआ है। जगह जगह पर रास्ते टूट चुके हैं, किसानों की फसलें तबाह हो चुकी हैं। और इस दरमियान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जब वहां पहुंचे, आंध्र प्रदेश पहुंचे, उस दौरान उन्होंने हालात का जायजा लिया, किसानों से बातचीत की, पीड़ितों से बातचीत की। और ऐसे में आपको बता दें कि एक बड़ा ऐलान उनके द्वारा किया गया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, यहाँ पर सुनिए कि क्या कुछ कहना है कृषि मंत्री का। 8-8, 9-9 दिन से धान डूबी है, पेड़ी डूबी हुई है, उसकी जड़ें सड़ गई है और जो पौधा था पूरी तरह से डैमेज हो गया है। 100% लॉस है और केंद्र सरकार उनको भरपूर सहयोग करेगी। अभी एसडीआरएफ के 3,448 करोड़ रुपया, जिसमें केंद्र का हिस्सा भी है, वो यहाँ है, तो तात्कालिक सहायता देने का काम। लेकिन पुरानी सरकार की गलतियों के परिणाम है कई, जैसे बड़मेरू ब्रीच है, वो इसलिए हुआ कि इलीगल माइनिंग कई जगह होती थी, उसके कारण कमजोर होकर टूट गया। तो ऐसी चीजों को भी हमको ध्यान से देखना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश में बाढ़ से बदतर हालात होते जा रहे हैं। इस बीच कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल से बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने के लिए आंध्र प्रदेश में हैं। बाढ़ से मची तबाही के बीच किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इस बीच कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि किसानों की पूरी फसलें नष्ट हो चुकी हैं। इसको लेकर सरकार काम करेगी। सुनिए इस पर क्या कुछ कहना है कृषि मंत्री का। आज मैंने कृष्णा जिले में अपने किसान भाइयों के खेतों को देखा है और इस बाढ़ से होने वाले नुकसान की जानकारी ली है। किसान की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई है। 8-8, 9-9 दिन से धान डूबी है, पेड़ी डूबी हुई है, उसकी जड़ें सड़ गई है और जो पौधा था पूरी तरह से डैमेज हो गया है। 100% लॉस है और केवल पेड़ी नहीं, केला, बनाना, हल्दी, बागवानी की और सब्जियों की सारी फसलें, और एक और फसल है जो बहुत महंगी आती है, लगती है, वो सब की सब पूरी तरह से नष्ट हो गई है। इस इलाके में हॉर्टिकल्चर
व्यापक पैमाने पर किसान करते हैं और यहाँ लीज पर लेकर खेती करने वाले किसान भी हैं जिनकी खुद की जमीन नहीं है, जो लीज पर लेकर खेती करते हैं और लीज पर लेते हैं तो उनको पैसा या फसल का बड़ा हिस्सा देना पड़ता है। उन्हें अपनी लागत भी लगाई और फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। लेकिन हम किसान से ये कहने आए हैं, प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर मुख्यमंत्री जी यहाँ बहुत अच्छे तरीके से पूरी संवेदना से काम कर रहे हैं। किसान भाइयों, नुकसान हुआ है, लेकिन राज्य सरकार बहुत सक्षमता और संवेदनशीलता के साथ मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू गारू जी के नेतृत्व में काम कर रही है और केंद्र सरकार उनको भरपूर सहयोग करेगी। अभी एसडीआरएफ के 3,448 करोड़ रुपया, जिसमें केंद्र का हिस्सा भी है, वो यहाँ है तो तात्कालिक सहायता देने का काम। लेकिन तात्कालिक सहायता के बाद अगली फसल के लिए किसान को कैसे खाद बीज मिले, उसके बारे में सरकार सोचेगी। जो हमारे टैलेंट किसान हैं, उनकी जो समस्या है उसका समाधान करने का भी हम लोग प्रयास करेंगे। पुरानी सरकार ने जो यहाँ पे थी जगन जी की, उसने केंद्र सरकार की कई योजनाएं लागू नहीं की। जैसे फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा नहीं किया तो फसल बीमा योजना का, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिलता। अब हम इसका भी रास्ता निकालेंगे। राज्य सरकार तैयार है प्रीमियम जमा करने के लिए। तो एक, प्रारंभिक रूप से किसान को सहायता करना, दूसरा फसल बीमा योजना का फायदा मिले इसका इंतजाम करना, तीसरे लीज पर जो जमीन लेकर खेती करते हैं उनकी व्यवस्था करने के बारे में सोचना, और चौथा, अगली फसल किसान कैसे ले पाए, उसके लिए खाद बीज इत्यादि का इंतजाम हो पाए। ये मुद्दे हमारे सामने हैं और जिसका समाधान आदरणीय चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में हम निकालेंगे और केंद्र सरकार भरपूर हर संभव सहयोग करेगी। चुकी है, इसको लेकर सरकार काम करेगी। सुनिए इस पर क्या कुछ कहना है कृषि मंत्री का। आज मैंने कृष्णा जिले में अपने किसान भाइयों के खेतों को देखा है और इस बाढ़ से होने वाले नुकसान की जानकारी ली है। किसान की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई है। 8-8, 9-9 दिन से धान डूबी है, पेड़ी डूबी हुई है, उसकी जड़ें सड़ गई है और जो पौधा था पूरी तरह से डैमेज हो गया है। 100% लॉस है और केवल पेड़ी नहीं, केला, बनाना, हल्दी, बागवानी की और सब्जियों की सारी फसलें, और एक और फसल है जो बहुत महंगी आती है, लगती है, वो सब की सब पूरी तरह से नष्ट हो गई है। इस इलाके में हॉर्टिकल्चर व्यापक पैमाने पर किसान करते हैं और यहाँ लीज पर लेकर खेती करने वाले किसान भी हैं जिनकी खुद की जमीन नहीं है, जो लीज पर लेकर खेती करते हैं और लीज पर लेते हैं तो उनको पैसा या फसल का बड़ा हिस्सा देना पड़ता है। उन्हें अपनी लागत भी लगाई और फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। लेकिन हम किसान से ये कहने आए हैं, प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर मुख्यमंत्री जी यहाँ बहुत अच्छे तरीके से पूरी संवेदना से काम कर रहे हैं। किसान भाइयों, नुकसान हुआ है, लेकिन राज्य सरकार बहुत सक्षमता और संवेदनशीलता के साथ मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू गारू जी के नेतृत्व में काम कर रही है और केंद्र सरकार उनको भरपूर सहयोग करेगी। अभी एसडीआरएफ के 3,448 करोड़ रुपया, जिसमें केंद्र का हिस्सा भी है, वो यहाँ है तो तात्कालिक सहायता देने का काम। लेकिन तात्कालिक सहायता के बाद अगली फसल के लिए किसान को कैसे खाद बीज मिले, उसके बारे में सरकार सोचेगी। जो हमारे टैलेंट किसान हैं, उनकी जो समस्या है उसका समाधान करने का भी हम लोग प्रयास करेंगे। पुरानी सरकार ने जो यहाँ पे थी जगन जी की, उसने केंद्र सरकार की कई योजनाएं लागू नहीं की।
जैसे फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा नहीं किया तो फसल बीमा योजना का, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिलता। अब हम इसका भी रास्ता निकालेंगे। राज्य सरकार तैयार है प्रीमियम जमा करने के लिए। तो एक, प्रारंभिक रूप से किसान को सहायता करना, दूसरा फसल बीमा योजना का फायदा मिले इसका इंतजाम करना, तीसरे लीज पर जो जमीन लेकर खेती करते हैं उनकी व्यवस्था करने के बारे में सोचना, और चौथा, अगली फसल किसान कैसे ले पाए उसके लिए खाद बीज इत्यादि का इंतजाम हो पाए। ये मुद्दे हमारे सामने हैं और जिसका समाधान आदरणीय चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में हम निकालेंगे और केंद्र सरकार भरपूर हर संभव सहयोग करेगी। लेकिन पुरानी सरकार की गलतियों के परिणाम है कई, जैसे बड़मेरू ब्रीच है हुआ है, लेकिन राज्य सरकार बहुत सक्षमता और संवेदनशीलता के साथ मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू गारू जी के नेतृत्व में काम कर रही है और केंद्र सरकार उनको भरपूर सहयोग करेगी। अभी एसडीआरएफ के 3,448 करोड़ रुपया, जिसमें केंद्र का हिस्सा भी है, वो यहाँ है तो तात्कालिक सहायता देने का काम। लेकिन तात्कालिक सहायता के बाद अगली फसल के लिए किसान को कैसे खाद बीज मिले उसके बारे में सरकार सोचेगी। जो हमारे टैलेंट किसान हैं उनकी जो समस्या है उसका समाधान करने का भी हम लोग प्रयास करेंगे। पुरानी सरकार ने जो यहाँ पे थी जगन जी की, उसने केंद्र सरकार की कई योजनाएं लागू नहीं की। जैसे फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा नहीं किया तो फसल बीमा योजना का, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिलता। अब हम इसका भी रास्ता निकालेंगे। राज्य सरकार तैयार है प्रीमियम जमा करने के लिए। तो एक, प्रारंभिक रूप से किसान को सहायता करना, दूसरा फसल बीमा योजना का फायदा मिले इसका इंतजाम करना, तीसरे लीज पर जो जमीन लेकर खेती करते हैं उनकी व्यवस्था करने के बारे में सोचना, और चौथा, अगली फसल किसान कैसे ले पाए उसके लिए खाद बीज इत्यादि का इंतजाम हो पाए। ये मुद्दे हमारे सामने हैं और जिसका समाधान आदरणीय चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में हम निकालेंगे और केंद्र सरकार भरपूर हर संभव सहयोग करेगी। लेकिन पुरानी सरकार की गलतियों के परिणाम है कई, जैसे बड़मेरू ब्रीच है, वो इसलिए हुआ कि इलीगल माइनिंग कई जगह होती थी, उसके कारण कमजोर होकर टूट गया। तो ऐसी चीजों को भी हमको ध्यान से देखना पड़ेगा और आगे लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी ऐसी बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए बनानी होगी। राज्य सरकार के साथ केंद्र। तो सुना आपने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को, जिस तरीके से उन्होंने कई बातें कही यहाँ पर बाढ़ पीड़ितों के लिए। वहीं आपको बता दें कि जब उन्होंने किसानों से मुलाकात की उस दौरान उन्होंने कई बातें कही और साथ ही साथ उनका हाल भी जाना। ऐसे में जिस तरीके से उम्मीद लगाई जा रही थी कि फसल मुआवजा दिया जाएगा, सरकार के द्वारा कोई राहत राशि दी जाएगी, तो उस पर भी उन्होंने बात कही है। एक रिपोर्ट और आपको दिखाते हैं। तेलंगाना के दौरे पर हैं। गुरुवार को उन्होंने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वे किया। साथ ही उन्होंने भारी बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त हुए कृष्णा रिवर पर बने प्रकाशम बैराज डैम और खेतों का निरीक्षण भी किया। इसके अलावा में कई ब्रीच हो जाने के कारण और अनपेक्षित पानी आने के कारण विजयवाड़ा में पानी भरा हुआ है। अभूतपूर्व संकट की स्थिति है। लेकिन मैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के सम्मानीय नेता श्रीमान चंद्रबाबू नायडू गारू जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि वो और उनकी पूरी टीम 24/7 यही उनका सेक्रेटरिएट बना लिया कलेक्ट्रेट को और 24 घंटे काम कर रहे हैं। जब से ये संकट की स्थिति पैदा हुई, प्रदेश की सरकार ने सीएम साहब के नेतृत्व में दिन और रात काम किया और केंद्र ने भरपूर सहयोग किया।
एनडीआरएफ की टीमें यहां काम कर रही है लगातार। एयरफोर्स के, नौसेना के हेलीकॉप्टर्स जितने मांगे गए, केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, होम मिनिस्टर साहब ने उनको भेजने का काम किया। और दिन और रात राज्य सरकार के साथ मिलकर संकट की स्थिति से जनता को निकालने का प्रयास किया। और इसलिए इतने भयानक जल प्रलय के बाद भी ह्यूमन लॉस, मानव जीवन का नुकसान बहुत न्यूनतम हुआ है। अगर सरकार इतनी दक्षता से काम नहीं करती तो यह स्थिति बहुत भयावह हो जाती। अब तत्काल जो सवाल सामने है, जैसे कि सम्मानी बाबू बता रहे थे आपको, कुछ शॉर्ट टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी। आज मैं विजयवाड़ा शहर में पानी में भी उतर के घूमा, हमारे स्थानीय केंद्रीय मंत्री, हमारे स्थानीय आईटी मिनिस्टर, एमएलए, एमपी के साथ। और मुझे इस बात का संतोष है कि प्रशासन के हर एक डिपार्टमेंट के साथ यहां के हमारे जनप्रतिनिधि काम में लगे हुए हैं, एमपी, एमएलए, मिनिस्टर्स। और अलग अलग वार्ड को एक एक जिम्मेदार आईएएस अफसर के हवाले किया गया है। मैंने लोगों से जाके चर्चा की तो तकलीफ तो है, 5 दिन हो गए पानी भरे हुए, लेकिन बावजूद इसके चाहे फूड पैकेट्स हो, दूध का, मिल्क का इंतजाम हो, पीने का पानी हो। ड्रोन से पहली बार सदा आंध्र प्रदेश में आपके लीडरशिप में यह प्रयोग हुआ है। ड्रोन से फूड पैकेट्स, मिल्क पैकेट्स ये ड्रॉप किए गए, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। और लोगों ने बताया कि मिल रहा है उनको। और एक टीम लगातार फोन करके पूछ रही है, जिसकी मॉनिटरिंग स्वयं चीफ मिनिस्टर साहब कर रहे हैं। तो लोगों की संतुष्टि का स्तर कि हमको मिल रहा है वो बहुत ऊंचा है। लेकिन संकट तो अभूतपूर्व है। जहां से पानी निकल गया है वहां युद्ध स्तर पर सैनिटेशन का काम, जो घरों के अंदर मलबा है, मड है, उसको साफ करने का काम, पानी से धोने का काम भी लगातार हो रहा है। पशु मारे गए तो एनिमल हस्बेंड्री की टीम भी लगातार काम कर रही है। और जो बुढ़मेरू ब्रिज है, जल्दी वो बंद हो, उसके लिए आर्मी, जैसा आपने बताया, कॉल की गई है और वो जल्दी पहुंचने वाली है। क्योंकि उस पानी का, जब तक वो पानी बंद नहीं होगा तो ये संकट यहां बना रहेगा। और कुछ प्रश्नों पे और विचार करना पड़ेगा। जैसे आपने कहा, प्रकाशम बैराज 17 इयर्स पुराना है, 70 साल, 70। लेकिन उसमें से कितना पानी डिस्चार्ज होगा उसकी सीमा पहले तय थी। लगभग 11 लाख क्यूसिक 11.9, लेकिन 12 लाख के ऊपर पानी एक साथ आ गया। मैंने टकराई हुई बोट देखी, वो तो बड़े संकट से बच गए। और इसे टेक्निकली इस डिस्चार्ज को कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए हमारे होम मिनिस्टर श्रीमान अमित शाह जी ने आपने मांगी, टीम भी भेजी है। तो कुछ तो ऐसी जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी। जैसे प्रीवियस गवर्नमेंट के समय बड़मेरू के आसपास ही जो माइनिंग हुई, इलीगल माइनिंग हुई, उसके कारण भी नुकसान पहुंचा। और उसके कारण ब्रीच, वो बड़ा कारण है एक ब्रीच होने का। तो इन चीजों को भी ढंग से देखना पड़ेगा। लेकिन तत्काल जो आपकी प्राथमिकता है, जनता को राहत देने की। क्रॉप डैमेज भी काफी हुआ है। अभी मैंने देखे बनाना का जो प्लांटेशन था, वहां हमने देखे फूलों की यहां खेती होती है, हल्दी, सारी क्रॉप्स को भी नुकसान हुआ है। और जो प्रारंभिक अनुमान है क्रॉप्स का, वो भी 1.8 लाख हेक्टेयर में हुआ है। लगभग 2 लाख किसान प्रभावित हुए। लेकिन क्षति के आकलन के लिए हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने एनडीआरएफ की टीम भेजी है।
नुकसान का आकलन प्रारंभ कर दिया गया है। मेरे साथ भी कृषि विभाग की आंध्र प्रदेश को देखने वाली ज्वाइंट सेक्रेटरी एग्रीकल्चर जो देखती है, मेरे साथ ही आई है। तो क्षति के आकलन का काम पूरा करने के बाद, जैसा आदरणीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, घरों में भी जो लॉस हुआ है, घरेलू सामान का, दुकानों में व्यापारियों को नुकसान हुआ है, वो बड़े व्यापक पैमाने पर हुआ है। और घर रोजमर्रा की जरूरत की जो चीजें थी, टीवी, फ्रिज से लेके घरेलू सामान तक, गैस की टंकी से लेके काफी व्यापक नुकसान हुआ है। राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। मैं प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर आया हूं। केंद्र सरकार ने भी हर संभव सहयोग किया है, मदद की है, और आगे भी क्षति के आकलन के बाद पिछली सरकार ने कई गलतियां की, जैसे फसल बीमा योजना के प्रीमियम को पिछली सरकार ने जमा ही नहीं किया, उससे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को नहीं मिला। लेकिन अब ये सरकार, बाबू की सरकार, एनडीए की सरकार, फसल बीमा योजना के प्रीमियम से लेके जो औपचारिकताएं बाकी वो भी पूरा करेगी। तो हम क्षति के आकलन करके फसल बीमा योजना का लाभ भी मिले, और जो बाकी नुकसान हुआ है उसका आकलन करने के बाद जो केंद्रीय टीम आई है वो भी आकलन करेगी। और आंध्र प्रदेश की सरकार के साथ मिलकर अभी भी हम काम कर रहे हैं, और मिलकर जनता को राहत देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि हमारा मानना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये मानते हैं कि जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई बातें यहाँ पर कही। जिस तरीके से उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से जब मुलाकात की, वहां के हालात जाने, किसानों की जो भारी फसलों को नुकसान हुआ है, पूरी तबाह हो चुकी हैं बाढ़ की वजह से। ऐसे में कई बातें उन्होंने कही और पुरानी सरकार पर भी उन्होंने निशाना साधा है। वहीं एक रिपोर्ट और आपको दिखाते हैं, जिस तरीके से जब उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से बातचीत की और फिर उसके बाद जब वो कैमरे के आगे आए तो उन्होंने कई बातें कही है। एक बार आपको दिखाते हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दौरे पर हैं, जहां वो बाढ़ पीड़ित किसानों से मिले। बाढ़ के चलते 2 लाख से ज्यादा किसानों को नुकसान पहुंचा है। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार में फसल बीमा का लाभ किसानों को नहीं मिला, लेकिन इस बार किसानों को सही मुआवजा दिया जाएगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। केंद्र सरकार ने भी हर संभव सहयोग किया है, मदद की है, और आगे भी क्षति के आकलन के बाद पिछली सरकार ने कई गलतियां की, जैसे फसल बीमा योजना के प्रीमियम को पिछली सरकार ने जमा ही नहीं किया, उससे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को नहीं मिला। लेकिन अब ये सरकार, बाबू की सरकार, एनडीए की सरकार, फसल बीमा योजना के प्रीमियम से लेके जो औपचारिकताएं बाकी वो भी पूरा करेगी। तो हम क्षति के आकलन करके फसल बीमा योजना का लाभ भी मिले, और जो बाकी नुकसान हुआ है उसका आकलन करने के बाद जो केंद्रीय टीम आई है वो भी आकलन करेगी। और आंध्र प्रदेश की सरकार के साथ मिलकर अभी भी हम काम कर रहे हैं, और मिलकर जनता को राहत देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि हमारा मानना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये मानते हैं कि जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। तो संकट के समय जनता की सेवा करना ये एनडीए की सरकार का धर्म है, केंद्र का भी और राज्य का भी, और इसलिए उसमें भरपूर सहयोग केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश की सरकार को करेगी, और हम मिलकर इस संकट के पार अपनी जनता को ले जाएंगे। टेक्निकल इश्यूज पर एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स के बाद उस पर भी हम लोग आगे कदम उठाएंगे, ताकि कोई लॉन्ग टर्म जो मेजर्स हैं, ऐसी कृष्णा नदी के कारण में जो फ्लड आता है और परिस्थितियां पैदा होती है, वो भी उठाए जा सकें। अगर ये वीडियो
आगे बढ़ते हैं। आखिर में अब बात कर लेते हैं देश भर के मौसम को लेकर। कई राज्यों में बारिश का दौर हम देख रहे हैं कि लगातार जारी है। जैसे कि हम देख ही रहे थे कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आंध्र प्रदेश पहुंचे। तेलंगाना में भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं क्योंकि कई लोगों के घरों में पानी घुस गया। पूरी बाढ़ की वजह से कई चीजें टूट गई हैं, कई लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर लगातार जारी है और ऐसे में किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। लेकिन बाकी राज्यों की भी बात कर लेते हैं। देखिए, बाकी राज्यों में खास करके दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज लगातार बदला हुआ है और ऐसे में दिल्ली में शुक्रवार को भी बारिश को लेकर संभावनाएं जताई गई हैं। आईएमडी का ये कहना है कि आज भी बारिश हो सकती है और अगले कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है। आसमान में बादल छाए रहेंगे, साथ ही कुछ इलाकों में भारी बारिश के संकेत जाहिर किए जा रहे हैं। आईएमडी का ये कहना है कि देश भर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। वहीं मानसून का ट्रफ राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग से होकर ओडिशा तक जा रहा है। इसकी वजह से शुक्रवार से लेकर अगले 3 दिनों तक गुजरात, महाराष्ट्र, तटीय आंध्र प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके बाद धीरे धीरे बारिश की इंटेंसिटी कम आने की शुरुआत है। आईएमडी का ये कहना है कि मानसून का ट्रफ जम्मू कश्मीर के पश्चिमी हिस्से में बना हुआ है। राजस्थान के उत्तरी हिस्से में एक लो प्रेशर बनने की वजह से गुजरात, राजस्थान, कोंकण और महाराष्ट्र के इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। आईएमडी ने इन इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट के सातों राज्यों के लिए भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो जिस तरीके से इस बार ये अनुमान भी लगाया जा रहा है कि जो बारिश की गति है, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि सितंबर के वक्त आखिर में आते-आते बारिश में कमी देखने को मिलती है, उतनी बारिश नहीं होती। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि आईएमडी का ये भी पूर्वानुमान है कि आखिर तक अच्छी खासी बारिश होने का अनुमान है। तो जिसके चलते आने वाली जो सर्दी होगी उसमें ज्यादा कड़ाके की ठंड हमें महसूस हो सकती है, जिसके लेकर लगातार जैसे कि कहा जा रहा है कि अगले कुछ दिनों तक बारिश का जो सिलसिला है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। खास करके तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन तमाम जगहों पर लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में देखने वाली बात है कि आने वाले वक्त में क्या तस्वीर रहने वाली है। तो दोस्तों, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान तक। नमस्कार।